नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के मीनिंग की। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक तरह का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, एक जिसे हम कहते हैं ब्यौरा है, जिसमें कि एक कंट्री के लोगों के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उस कंट्री के लोगों का या सरकारों का जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, उन सब का एक साल के पीरियड में जितने भी ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनको हम जिस रिकॉर्ड में इंक्लूड करते हैं, दैट रिकॉर्ड इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसको हम डेफिनेशन समझते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between resident of country and the rest of the world in a given period of time. And here this given period of time we take, that is 1 year. The simple meaning of the balance of payment is what? That how many economic transactions took place between the persons of one country and the rest of the world in a 1 year. तो जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए, अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या आएगा दोस्तों, जैसे कि हमने एक्सपोर्ट किए, इंपोर्ट किए, हमारे यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आई, हमने कुछ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स दिए, हमने लोन लिए, लोन दिए, कुछ इन्वेस्टमेंट किया बाहर, अब बाहर के देश वालों ने हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। तो ये जो सारे जितने भी इस तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आपका आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में अमाउंट लेंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के वैल्यू का डिफरेंस का, लेकिन इसमें हम सिर्फ विजिबल आइटम जो होंगे, गुड्स जो होंगी, उसी को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। यानी कि इसमें जो सर्विसेज हैं उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ व्हाट इट इज़ जस्ट लाइक यू कैन सी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जो वैल्यू है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। और सपोज करिए कि हमने 100 करोड़ डॉलर के एक्सपोर्ट किए और हमने 150 करोड़ डॉलर के इंपोर्ट किए। तो ये जो 100 माइनस 150 हो गया, यानी कि हमारे को डेफिसिट हुआ, माइनस 50 करोड़ डॉलर का हमें डेफिसिट हुआ। तो इसका जो डिफरेंस होगा उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम लेंगे वो सिर्फ विजिबल आइटम्स का लेंगे, विजिबल गुड्स का लेंगे, ठीक है। यानी कि हम इसमें सर्विस या और भी कोई भी चीज़ हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिंपल सा मीनिंग हो गया कि कितने हमने एक्सपोर्ट किए गुड्स का और कितना हमने इंपोर्ट किया गुड्स का, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। कई बार बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या डिफरेंस है बीओपी में और बीओटी में। तो बीओटी रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया, ओनली ऑफ विजिबल आइटम्स। while BOP refers to record of all economic transactions between resident of country and the rest of the world. It means कि BOP में तो हम सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं, जबकि BOT में हम केवल विजिबल गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। दूसरा, बीओटी इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स। बीओटी में हम केवल विजिबल आइटम्स को ही इंक्लूड करते हैं, जबकि बीओपी में हम विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स, इन सब को हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तीसरा पॉइंट आएगा कि बीओटी डज नॉट रिकॉर्ड एनी कैपिटल ट्रांजैक्शंस बट बीओपी इन रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर। ये एक इसका एक डिफरेंस है। और चौथा पॉइंट हम करेंगे कि बीओटी इज अ नैरो कॉन्सेप्ट बट बीओपी इज अ वाइड कॉन्सेप्ट।
और यहाँ से आप यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि BOT इज अ पार्ट ऑफ BOP। BOT जो है वो BOP का ही, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है, उसी के अंदर ये शामिल है, उसका ही ये एक हिस्सा है। तो आई थिंक आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास ये 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो हम इस तरीके से 4 पॉइंट इसमें आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट अकाउंट ऑफ BOP। अब देखिए जो BOP है दोस्तों, इसके 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। इन दोनों अकाउंट्स को हम समझेंगे और इन दोनों अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। तो करंट अकाउंट क्या है? इट रेफर्स टू एन account which records all the transactions relating to export and imports of goods and services and unilateral transfers during a given period of time। यानी कि करंट अकाउंट के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? जितने भी ट्रांजैक्शंस है रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हमने जो नेशनल इनकम चैप्टर था या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स था, उसमें हमने पढ़ा था कि 2 तरह के, आप जानते हैं, ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम होती है। तो ट्रांसफ़र इनकम मीन्स कि जितने भी जो वन साइडेड ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, लाइक कि आपको किसी ने कुछ दिया और उसके बदले में आपने उसको कुछ नहीं दिया, जैसे कि आपके स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, या इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हम किसी तरह की फैक्टर सर्विस या फैक्टर पेमेंट नहीं देते हैं, उसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बोलते हैं। तो जो हमें फॉरेन कंट्रीज से गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिलती हैं, है ना, डोनेशंस मिलती हैं, या हम विदेशों को गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स और डोनेशन देते हैं, इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे, उसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफ़र बोलते हैं। सर्विसेज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और गुड्स का तो ये 3 चीज़ें हम मेनली इंक्लूड करते हैं करंट अकाउंट में: एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो इन तीनों को मिलाकर के जो अकाउंट बनता है, सिंपल सी बात है, वो अकाउंट क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। देन कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट देखिए क्या, अब हम इसको जो इनके कंपोनेंट है उसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। कई बार इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट एक्सप्लेन, या लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, या विच आइटम्स इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं करंट अकाउंट के। तो पहला है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये हमने बता दिया कि पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। अब इसमें जो हम इंपोर्ट करेंगे उस पेमेंट को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो हम एक्सपोर्ट करेंगे और उससे जो हमें पेमेंट मिलेगा, रिसिप्ट होगा, पैसा मिलेगा, यानी कि फॉरेन करेंसी में, उसे हम किस में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देन यू सी दैट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, it includes a large variety of non-factor services sold and purchase of resident of the country to and from the rest of the world। यानी कि जो एक्सपोर्ट पहला का आपका जो करंट अकाउंट है उसका पहला पार्ट हो गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कि कितनी हमने गुड्स, जैसे कि लोहा है, कोयला है, गोल्ड है, या फिर आपके कॉफ़ी है, चाय है, ठीक है, मशीन्स हैं, हथियार हैं, ये सारी चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, बहुत तरह की, सैकड़ों तरह की चीज़ों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको हम क्या करेंगे? इस अकाउंट में, करंट अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इसमें हम जितने भी लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं जिसको हम सोल्ड करते हैं, परचेस करते हैं, उसको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि इट इंक्लूड्स ए लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज सोल्ड एंड परचेज बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये सर्विसेज किस तरह की होती हैं? लाइक शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। 3 तरह की मेनली सर्विसेज में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती हैं। शिपिंग है, बैंकिंग है और इंश्योरेंस है। पेमेंट ऑफ दी सर्विसेज आर रिटन इन डेबिट साइड। अगर हमने इन सर्विसेज के लिए पेमेंट किया है किसी विदेशी फर्म को या किसी विदेशी को या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में। और अगर हमारी किसी कंपनी ने ये सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रोवाइड करी है तो उस पेमेंट को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में।
अब देखिए शिपिंग का मतलब क्या है, सपोज करिए कि हमारे यहाँ का कोई ट्रेडर जो है वो जापान में लोहा जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अब जापान में अगर वो लोहा एक्सपोर्ट करेगा तो उसके लिए क्या करेगा, वो कोई शिपिंग सर्विस लेगा, कोई जहाज किराए पे लेगा। अगर उसने ये जहाज किसी जापान की कंपनी से, सिंगापुर या हांगकांग या अमेरिका किसी भी कंपनी के जहाज को उसने किराए पे लिया है, तो वो उस जहाज का जो सर्विस का पेमेंट करेगा, वो पेमेंट क्या कहलाएगा, दैट पेमेंट विल बी इंक्लूडेड इन क्रेडिट साइड एंड दैट वुड बी योर सर्विस पेमेंट, उसको हम सर्विस पेमेंट मानेंगे। इसी तरीके से उस माल का या उस जहाज का वो जो अपना पूरा माल यहाँ से भेज रहा है जापान में, उसके लिए वो क्या करेगा, इंश्योरेंस कराएगा। इंश्योरेंस अगर वो बाहर की किसी कंपनी से लेता है, किसी विदेशी कंपनी से लेता है, तो फिर वो जो पैसा होगा, वो जो पेमेंट होगा, वो उसको डेबिट साइड में हम इंक्लूड करेंगे। अगर हमारे देश की किसी कंपनी का इंश्योरेंस लेता है तो फिर दैट वुड बी नॉट द पार्ट ऑफ बीओपी, वो बीओपी का पार्ट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि वो बाहर के किसी बैंक से लोन लेता है या किसी तरह का बोरोइंग्स लेते हैं, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब इसका हम अगर रिवर्स करें कि हमारे देश की कोई कंपनी बाहर के किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के किसी कंपनी के माल को इधर से उधर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, जहाज की कंपनी, शिपिंग कंपनी, तो फिर वो जो शिपिंग कंपनी अगर ट्रांसपोर्ट करेगी तो उसका जो पेमेंट उसको रिसीव होगा, उसको हम क्रेडिट साइड में इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से ये सर्विस वाले पेमेंट होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप वीडियो देखते रहिए लगातार, और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे देखिए कि यूनिलेटरल ट्रांसफ़र इट इंक्लूड्स गिफ्ट्स, डोनेशन, ग्रांट्स एंड पर्सनल रेमिटेंसेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे देश में लोग या हमारी सरकार या एजेंसीज अगर बाहर के देशों को किसी तरह का गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स देती है, डोनेशन देती है, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और इसी तरीके से बाहर के देशों से जो हमें गिफ्ट्स, ग्रांट्स और डोनेशन मिलती है, रेमिटेंसेस भी मिलते हैं। रेमिटेंसेस का मतलब है कि बाहर जो हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कोई रहते हैं और वो अगर हमें किसी तरह से पैसा भेजते हैं तो उसको हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो वो भी इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। देन इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जो इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। चौथा आइटम ये बहुत कम बुक्स में लिखा होता है, तो इसको आप ज़रूर समझिएगा कि अगर हमने मान लीजिए अमेरिका में, जापान में, सिंगापुर में, दुबई में कहीं आपने कोई फ्लैट लिया हुआ है और उस फ्लैट से आपको कोई इनकम मिलती है, तो वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इसी तरीके, या रेंट मिलता है फ्लैट का, इसी तरीके से आपने किसी विदेशी फर्म को किसी तरह का लोन दे रखा है, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। या आपने कोई फर्म खोल रखी है, वहाँ पर उसको आपको प्रॉफिट मिलता है, तो वो हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो इसी तरीके से विदेशियों ने जो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनको जो रेंट पेमेंट करेंगे वो डेबिट में चला जाएगा। उन्होंने हमसे कोई हमने उनसे कोई लोन लिया हुआ है, उसका जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो डेबिट में चला जाएगा। या फॉरेन फर्म्स का जो प्रॉफिट है वो सारा डेबिट साइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे जो 4 आइटम हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और इनकम रिसिप्ट्स, ये चारों आइटम मिलकर के बनते हैं करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। आई थिंक आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कैपिटल, आपने जब बजट पढ़ा था तो उसमें आपने कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये पढ़ा था। मुझे याद है कि आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। अभी जो कैपिटल अकाउंट है, इसके अंदर हम वो ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंक्लूड करते हैं जिससे गवर्नमेंट या हमारे रेजिडेंट की एसेट्स या लाइबिलिटी में कोई चेंजेस आते हैं। उन सभी अकाउंट्स को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इट रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री and the rest of the world which cause a change in the assets and liabilities of the resident of country and government। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है कि हमारे देश के लोगों का और या हमारी गवर्नमेंट के वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिससे हमारी लाइबिलिटी या हमारे एसेट्स में किसी तरह का कोई चेंज आता है, उन ट्रांजैक्शंस को जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। अब देखिए किस तरीके से, सपोज करिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है
वो अमेरिका के अंदर कोई लैंड खरीद लेती है, कोई लैंड परचेज करती है। अब अगर ये लैंड परचेज करेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा एसेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये लैंड परचेज कहाँ हुई है, अमेरिका में, तो हमारे देश का जो एसेट है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है इसको बीओपी के किस अकाउंट में हम शामिल करेंगे, विल इंक्लूड दिस ट्रांजैक्शन इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। इसी तरीके से अगर हमारी गवर्नमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 10 करोड़ डॉलर का लोन लेती है तो जाहिर सी बात है कि इट विल इंक्रीज अवर लाइबिलिटी, राइट। सो द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल इंक्रीज टू रीपे दिस लोन। इन दैट कंडीशन आल्सो दिस ट्रांजेक्शन विल बी द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा। आगे देखिए कि जिस तरह से हमने पढ़े कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन से अकाउंट कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं, या कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको हम या कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो देखिए कौन कौन से होंगे, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि हम जो विदेशों से लोन लेते हैं या हमने विदेशों को जो लोन दिया है वो सारा हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सपोज करिए कि हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, तो ये जो फॉरेन लोन हम वर्ल्ड बैंक से लेंगे इसे हम क्रेडिट में इंक्लूड करेंगे। और अगर हमने किसी विदेशी सरकार को या एजेंसी को या फर्म को लोन दिया है तो उसको हम डेबिट साइड में इंक्लूड करेंगे। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है कि इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर रियल एस्टेट इन इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट बाय इंडियंस इन शेयर्स रियल एस्टेट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश में जो विदेशी फर्में हैं या विदेशी लोग हैं जो हमारे यहाँ के शेयर्स में रियल एस्टेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसके अंदर आएगा, या हमारे लोग बाहर के देशों में बाहर के शेयर्स खरीदते हैं या वहाँ पर रियल एस्टेट खरीदते हैं, वो जो ट्रांजैक्शंस है वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो इस तरह का जो एफडीआई और एफआईआई दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स को हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो एनी चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड इन बीओपी। देखिए आपने सेंट्रल बैंक के जब फंक्शंस पढ़े थे तो उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा कि सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारे देश में या किसी भी देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका जो कस्टोडियन होता है वो कौन होता है, सेंट्रल बैंक होता है। अब अगर सेंट्रल बैंक के इस जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसमें अगर किसी तरह का चेंज होता है, या तो इसमें पैसा जुड़ता है या इसमें से पैसा डेबिट होता है, तो वो जो ट्रांजैक्शन है उसको भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन बीओपी। उसको भी बीओपी के और किस अकाउंट में इंक्लूड करेंगे, वो हम करेंगे कैपिटल अकाउंट में। इस तरीके से तीन इंपॉर्टेंट आइटम्स या कंपोनेंट्स हो गए कैपिटल अकाउंट के, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम, एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो देखिए दोस्तों हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा बीओपी का मीनिंग क्या होता है, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उनको जो हम इंक्लूड करते हैं वो बीओपी होता है। फिर हमने बीओटी पढ़ा, दोनों में फ़र्क क्या है ये हमने डिस्कस किया। बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो हमने डिस्कस किया, और कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो हमने इसमें डिस्कस किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो देखिए करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द दोनों की डेफिनेशन आपको लिख देनी है। एक तरफ आप करंट अकाउंट की डेफिनेशन लिखेंगे और एक तरफ आप कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन लिखेंगे, और इसको हम बच्चों बता ही चुके हैं तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है कि जो करंट अकाउंट है इट ब्रिंग अ चेंज इन द करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम। इससे हमारे कंट्री की जो करंट लेवल है इनकम का उसमें चेंज आता है, जबकि कैपिटल अकाउंट जो होता है इससे हमारा जो कैपिटल स्टॉक है कंट्री का उसमें चेंज आता है। ये दूसरा पॉइंट हुआ डिफरेंस का। तीसरा जो करंट अकाउंट है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, जबकि जो कैपिटल अकाउंट है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। चौथा पॉइंट ये है कि जो करंट अकाउंट है, अब इसके अंदर दोनों में आप क्या करेंगे, करंट अकाउंट के जो आइटम्स हैं जो कंपोनेंट्स हैं वो लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट में जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे 4 पॉइंट बन जाएंगे डिफरेंस के।
तो 4 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस इसमें आता भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता। 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चारों पॉइंट मैंने आपको इसमें बिल्कुल अच्छे से करके इसमें समझा दिया है। तो आपको कि डिफरेंस वाले जब भी आप क्वेश्चन करें बच्चों, तो वो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपको इसी तरीके से 2 कॉलम बना करके और अलग अलग पॉइंट वाइज जो है उनको हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। उससे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट और इसमें टॉपिक है, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्म में आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अकोमोडेटेड आइटम्स एंड ऑटोनोमस आइटम्स। तो देखिए क्या होता है, ज़रा हम इसको देख लेते हैं। देखिए ऑटोनोमस आइटम्स जो बीओपी में है वो क्या होता है कि इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल transactions which take place due to some economic motive and profit maximization। यानी कि ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जो किसी तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कोई प्रॉफिट के लिए होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी ट्रेडर्स करते हैं वो सारे प्रॉफिट के लिए ही होते हैं। कोई इकोनॉमिक जो उसके अंदर मोटिव होता है, और इकोनॉमिक मोटिव कैसा, प्रॉफिट का, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस हम किस में शामिल करते हैं, ऑटोनोमस आइटम्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ या बायलैटरल ट्रांसफर्स हुए हैं, ये सारे हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये किसी इकोनॉमिक मोटिव से होते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से होते हैं। तो इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होते हैं उसको हम किस में इंक्लूड कर लेंगे, ऑटोनोमस आइटम्स में इंक्लूड कर लेंगे। दूसरा जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं, इट रेफर्स टू द ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में अगर कोई सरप्लस या उसके अंदर कोई डेफिसिट है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस इंक्लूड किए जाते हैं बीओपी में उसको हम अकोमोडेटिंग आइटम्स बोलेंगे। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। दूसरा जो है, जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट के स्टेट से, यानी कि डेफिसिट हो रहा है या उसमें सरप्लस हो रहा है उससे कोई इसको मतलब नहीं होता। जो अपने आप जो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं, चाहे वो डेफिसिट हो उससे, चाहे वो सरप्लस हो। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम होते हैं ये अंडरटेक मतलब ये इनको किया जाता है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बीओपी के अंदर बैलेंस बनाने के लिए हम इन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। तीसरा पॉइंट है टेक प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। जो ऑटोनोमस आइटम है ये करंट अकाउंट में भी इंक्लूड होते हैं, और यानी कि ऐसा नहीं कि दोनों जगह होते हैं, इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शंस भी आते हैं जो करंट अकाउंट के हैं और वो ट्रांजैक्शंस भी आते हैं जो कैपिटल अकाउंट के होते हैं, किसमें, ऑटोनोमस आइटम्स में। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम होंगे उसमें केवल वो ट्रांजैक्शंस आएंगे जो करंट अकाउंट में डेफिसिट या सरप्लस को बैलेंस करने के लिए हम इंक्लूड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं उसमें केवल टेक प्लेस ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट, ये केवल कैपिटल अकाउंट में ही इनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ जिसके डिफरेंस का। और चौथा आता है कि देर आर जो ऑटोनोमस आइटम है इसीलिए हम इसको कहते हैं अबव द लाइन आइटम। जो ऑटोनोमस आइटम है दैट्स वाई दे आर नोन एज अबव द लाइन आइटम्स, क्योंकि केवल इसमें हम ज़्यादातर करंट अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस है वो इंक्लूड कर रहे हैं। और अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम, क्योंकि इसमें हम वो ट्रांजैक्शन इंक्लूड करते हैं जिनको हम करंट अकाउंट में डेफिसिट या बैलेंस के लिए नीचे कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट हो गए। और दोस्तों ये ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स के डिफरेंस का बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके हम बात करते हैं डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? अब मैं आपको इसको एक समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए देखिए एक थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं वापस, जहाँ हमें कहीं जगह मिले जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं, ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ अगर हम देखें तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। जो हमारा ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम है वो भी आपको समझ में आएगा, साथ ही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी समझ में आएगा। देखिए हमने बताया कि जो करंट अकाउंट है उसमें 3 चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। इधर हम सपोज करिए लिखते हैं
क्रेडिट लिख देते हैं यहाँ पर, और इधर हम लिख देते हैं आपका एक मिनट, तो देखिए यहाँ हम क्रेडिट लिख देते हैं और इधर हम लिख देते हैं डेबिट। तो अब मैं पूरा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, इसमें हमारे पास स्क्रीन छोटी है। लेकिन आप मान लीजिए कि जो 3 हमारे ट्रांजैक्शन है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया, ऑफ गुड्स हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हो गया कि कितना हमने डोनेशन दिया, कितना हमने डोनेशन लिया, इन तीनों को मिलाकर के सपोज करिए कि हमारे पास 500 करोड़ डॉलर हमारे अकाउंट में आते हैं और हमारे अकाउंट से जाते हैं 700 करोड़ डॉलर। ठीक है, ये करंट अकाउंट का है कि हमने मान लो एक्सपोर्ट हमने कम किया, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा रहा, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हमारे ज़्यादा हो गए और उसका जो पेमेंट है वो कम रहा, और तीनों को मिलाकर के हम जोड़ते हैं तो सपोज करिए कि क्रेडिट साइड में हमारे आते हैं 500 और डेबिट साइड में आते हैं हमारे 700। इसका मतलब हमारे को 200 करोड़ डॉलर का क्या हुआ, डेफिसिट हुआ, किसके अंदर, करंट अकाउंट में। ठीक है, तो करंट अकाउंट में हमारे को 200 करोड़ का डॉलर का क्या हुआ, डेफिसिट हुआ। अब इस 200 करोड़ के डॉलर को के डेफिसिट को, यानी कि हमने जो पेमेंट किया वो तो 500 करोड़, सॉरी हमने जो पेमेंट किया वो तो 700 करोड़ डॉलर का किया, और जो हमने रिसीव हुआ वो 500 करोड़ डॉलर हुआ। तो 200 करोड़ डॉलर आपका डेफिसिट हुआ। अब ये 200 करोड़ डॉलर कहाँ से आएंगे, 200 करोड़ डॉलर या तो आप लोन लेंगे, या हमारे पास जो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें से हम निकालेंगे, या फिर जो रिजर्व बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से निकालेगा। तो ये तीनों चीज़ें इस 200 करोड़ डॉलर को, 200 करोड़ डॉलर को बैलेंस करने के लिए की जाएगी। वो जो आइटम है, जो चाहे हम अगर उसमें लोन या बोरोइंग्स या इन्वेस्टमेंट कहीं भी हम उसको एडजस्ट करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम्स बोलते हैं। और जो बीओपी में डिसबैलेंस है, या बीओपी में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस है, वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से दोनों तरफ हमारा क्या रहना चाहिए, उसके अंदर क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। बोथ क्रेडिट एंड डेबिट साइड शुड इक्वल। तो उसको इक्वल करने के लिए हम क्या होगा, जो करंट अकाउंट में जो भी डेफिसिट या सरप्लस होगा उसको एकोमोडेट करने के लिए या उसको सही करने के लिए हम जो हमारा जो नीचे कैपिटल अकाउंट है उसमें सरप्लस या डेफिसिट हम दिखाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, अगर आपका करंट अकाउंट में 200 करोड़ डॉलर का डेफिसिट है तो आपको सरप्लस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में 200 करोड़ डॉलर का क्या दिखाना होगा, सरप्लस दिखाना होगा। उसके लिए या तो आप बोरोइंग्स लेंगे, लोन लेंगे, या कोई और भी जो ट्रांजैक्शन हो सकता है कैपिटल अकाउंट में वो हम करेंगे। तो ये आपका होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो हम एक टॉपिक यहाँ पर आगे डिस्कस करने जा रहे थे, डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो देखिए, इट अराइजेज व्हेन टोटल इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर लेस देन द टोटल आउटफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। जाहिर सी बात है, क्रेडिट और डेबिट के अंदर जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन इट्स इनफ्लो इन अकाउंटिंग सेंस, तो बीओपी रिमेन ऑलवेज इन बैलेंस। देखिए, अकाउंटिंग सेंस में तो बीओपी हमेशा बैलेंस ही होगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों की मिला के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो उनकी जो डेफिसिट और मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों मिला करके हमेशा क्या होंगी, बैलेंस होंगी। इसका मतलब जो अमाउंट क्रेडिट साइड में होगा वही अमाउंट किस में होगा, आपका डेबिट साइड में होगा। लेकिन यहाँ पर डेफिसिट का मतलब है कि इन रियल सेंस इफ देयर इज एनी डेफिसिट इन करंट अकाउंट देन इट इज अनफेवरेबल फॉर द कंट्री। अगर करंट अकाउंट में कोई डेफिसिट है तो वो हमारे कंट्री के लिए अनफेवरेबल होगा। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सपोज करें कि 200 करोड़ डॉलर के हमें डेफिसिट हो रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है, राइट। और इफ देयर इज सरप्लस इन करंट अकाउंट देन इट वुड बी बेटर फॉर द कंट्री। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेफिसिट और सरप्लस बोलते हैं। यानी कि आप रियल सेंस में अगर हम समझें तो करंट अकाउंट में अगर आपको डेफिसिट है तो वो आपका डेफिसिट माना जाएगा, और करंट अकाउंट में अगर आपका सरप्लस है तो वो सरप्लस माना जाएगा। और उस डेफिसिट और सरप्लस को एडजस्ट करने के लिए कैपिटल अकाउंट में हम या तो सरप्लस दिखाएंगे, ऊपर डेफिसिट है तो नीचे सरप्लस दिखाएंगे, यानी कि कैपिटल अकाउंट में सरप्लस दिखाएंगे, और या फिर हम उसको क्या करेंगे, डेफिसिट दिखाएंगे। वो जो नीचे जो भी हम आइटम एडजस्ट करते हैं वही हमारे क्या हो जाते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड द एकोमोडेटिंग आइटम्स।
तो लाइक दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, नमस्कार।